Hello guys, today is the very last and important lecture of Santa Unit of Life. आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, काफ़ी बार इससे सवाल आ चुका है मैचिंग में या फिर ब्लैंक्स में या फिर टिक में तो आता है एमसीक्यू टाइप में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से पढ़ना। ओके, तो क्रोमोसोम जो है वो पोजीशन के बेसिस पे, जो हमारा सेंट्रोमियर होता है उसके पोजीशन के बेसिस पे, ये है सेंट्रोमियर, इसका पोजीशन कहाँ है, इसके बेसिस पे ये होता है 4 टाइप्स का। ठीक है, फर्स्ट इज मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, देन एक्रोसेंट्रिक एंड देन टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो पहले होता है बीचों बीच, जब हमारा जो सेंट्रोमियर है वो दोनों आर्म्स जो होते हैं पी और क्यू उनके बिल्कुल मिडल में होता है, उसे कहते हैं हम मेटासेंट्रिक। अब ये वी और के शेप बोला जाता है, काफ़ी कंफ्यूजन होते हैं, मुझे तो हुई थी, आई डोंट नो अबाउट यू बट मुझे हुई थी, और जिस जिसको हुई है उसके लिए मैं बताती हूँ वी और के शेप कैसे है। वी को देखो और अब के को देखो, ये 2 आर्म्स हैं वी के, दोनों सेम हैं, मतलब दोनों सेम साइज कहते हैं, ये छोटा बड़ा। ठीक है, और इनके बीच में हमारा सेंट्रोमियर आ जाएगा। थोड़ा इनका बताने का तरीका अजीब सा है, ठीक है, लेकिन तुम समझ सकते हो। एक आर्म ये रहा, एक आर्म ये रहा, दोनों सेम साइज के हैं और इनके बीचों बीच तुम लगाओ सेंट्रोमियर। ऐसा ही के में होता है, एक आर्म ये रहा, एक आर्म ये रहा और यहाँ सेंट्रोमियर है। इसे क्रोमोसोम की तरह अज्यूम करो कि ये क्रोमोसोम है, दोनों आर्म्स सेम साइज के हैं और बीचों बीच हमारा सेंट्रोमियर आके लग जाता है। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो इन दोनों के इक्वल आर्म्स हैं, सेंट्रोमियर जो है वो मिडल में प्रेजेंट है, पी आर्म इक्वल टू क्यू आर्म है। ओके, अब मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था कि पी आर्म छोटा होता है और क्यू बड़ा होता है, बट ये वाले क्रोमोसोम में नहीं है इस टाइप में। अगर आगे जाके आर्म्स छोटे होंगे तो वो पी वाले होंगे, क्यू वाले छोटे नहीं होते हैं। ठीक है, देखो सब मेटासेंट्रिक में आर्म हो गया है छोटा, एक छोटा है एक बड़ा है आर्म, तो ये जो छोटा हुआ है ये है पी पेटाइट और ये नीचे वाला है क्यू। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं ये बात, और इसे कहते हैं एल शेप। अब एल देखो, एक आर्म काफी बड़ा है, एक थोड़ा इससे छोटा है और यहाँ पे है हमारा सेंट्रोमियर। अगर हम क्रोमोसोम के टाइप में देखें तो तुम्हें, क्योंकि है ना, मेरे को जब डायरेक्टली टीचर्स बता देते थे ना कि ये वी शेप है, के शेप है, एल शेप है, मैं सोचती थी बना तो सब सीधे रहे हो, दिख तो नहीं रही इनमें वी शेप, के शेप, एल शेप। ठीक है, तो है ना, मैं अपने आप ही शेप्स अज्यूम करने लग जाती थी कि है ना भाई देखो ये यहाँ से ये होगा, यूं यूं ये के ऐसे बन गया होगा, बट ये होता नहीं है ऐसे। मुझे अब क्लैरिटी आई है काफ़ी टाइम बाद, मतलब अब तो नहीं बट क्लैरिटी मुझे काफ़ी बाद में आई इसकी, कि भाई ये आर्म्स की वजह से है, इन लेटर्स के आर्म्स देखो, ये एल देखो, मैं सोचती थी यार ये बनाया तो सीधा है, इसमें एल शेप मुझे तो कहीं दिख ही नहीं रही, बट ये एल शेप ऐसे होती है, इसका एल का एक आर्म छोटा है, एक काफ़ी लंबा है और यहाँ पर है सेंट्रोमियर, ऐसे अज्यूम करना होता है। हम डायरेक्ट जब बोल देते ना ये एल शेप है, ये वी शेप है, ये के शेप है, तो मेरे दिमाग में तो ये चलता था, मुझे तो कहीं कोई ऐसी शेप दिख ही नहीं रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक वाला होता है हमारा जे शेप, जे ऐसा होता है, ये देखो एक आर्म ये रहा, एक ये रहा और यहाँ है सेंट्रोमियर। समझ गए, ये कितना छोटा सा है और ये कितना लंबा है, नियर और क्लोज टू द एंड, बिल्कुल एंड पे आ चुका है हमारा सेंट्रोमियर, और 1 वेरी शॉर्ट आर्म है और एक वेरी लॉन्ग है, और ये होता है हमारा जे शेप। ठीक है, ये याद रखना, एल शेप, जे शेप, वी शेप, के शेप, मैंने तुम्हें बता दिया है कैसे कैसे हैं आर्म्स। ओके, लास्ट आता है टीलोसेंट्रिक। एक आर्म ही उड़ गया हमारा, पी वाला आर्म वैनिश्ड है ही नहीं, सिर्फ एक आर्म है, ये होता है आई शेप, हमारा आई होता है ऐसे, ये हमारा सेंट्रोमियर है और ये है हमारा एक आर्म। ठीक है, नॉट फाउंड इन ह्यूमंस में ये वाला जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है वो नहीं मिलता है। ओके, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसे रिवाइज करना हो तो तुम कर सकते हो, बाकी मुझे तो लगता है छोटा भी था तो एक बार में समझ आ जाना चाहिए, बट जितना रिवाइज करोगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितनी रिपीटेशन करोगे उतना ही क्लियर होता जाएगा। सो आई होप तुम ये चैप्टर मुझसे पढ़ने के बाद या किसी भी XYZ जिससे भी पढ़ रहे हो उससे पढ़ने के बाद तुम NCERT भी पढ़ते हो, अपने नोट्स भी पढ़ते हो, देन क्वेश्चंस भी लगाते हो, क्योंकि तुम ये सोचोगे ना कि हाँ मैंने नोट्स पढ़ लिया तो NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नो डाउट सब कुछ कवर्ड है नोट्स में, बट NCERT पढ़ो, क्योंकि जो अल्टीमेटली क्वेश्चंस है ना वो NCERT से बनने वाले हैं,
और मान लो यहाँ हमने समझ लिया है बट लाइन कुछ डिफरेंट कर दे वो, तुम्हारी समझ ही ना आए कि ये लाइन लिखी क्या है, तुमने ये पढ़ा है, तुम्हें पता है, बट तुम्हें इसका मतलब ही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, हम इंग्लिश में पीएचडी नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभी हमें वर्ड्स ही समझ नहीं आते कि भाई क्या बोल गया ये। तो एनसीईआरटी पढ़ो, मेरी तो यही एडवाइस है, जिससे तुम्हें लाइन समझ आएगी, अगर वैसा कुछ सिमिलर सा आएगा तो तुम क्रैक कर पाओगे कि व्हाट इज आस्किंग फॉर, व्हाट इज दे आस्किंग फॉर। ठीक है, तो एनसीईआरटी भी पढ़ो, अलग अलग जगह से क्वेश्चंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक सोर्स पकड़ो, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि अलग अलग में तुम पढ़ोगे ना तो इसके 10 क्वेश्चन कर लिए, उसके 10 क्वेश्चन कर लिए, एक ही टॉपिक में तुम उलझ के रह जाओगे। कोई एक रिलायबल बढ़िया सा सोर्स पकड़ो और उसके हज़ारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हर एक टॉपिक को घिस दो ऐसे करके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नए चैप्टर में।